हेलो एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th क्लास का चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। मैं दावे के साथ बोलूंगा, अगर आपने ये वाला क्लास देख लिया और कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो में जाने का कोई जरूरत नहीं होगा। बिलीव मी, थोड़ा जाने के बाद ही आपको इंटरेस्ट लग जाएगा और एकदम कॉन्सेप्ट वाइज हम टोटल क्लास को एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा वर्ड, आपको एक्स्ट्रा कोई जानने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी वीडियो में बने रहना और क्लास को मजे से ले लेना। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लेट्स स्टार्ट इट। चैप्टर नेम इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अगर बात है डेमोक्रेसी का, मैं 5 मिनट तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में खोल के बताने वाला हूं ताकि पूरा चैप्टर आपको पूरा इजी लगे। अगर बात है डेमोक्रेसी का, वर्ल्ड का ऐसा बहुत सारा कंट्री है जो डेमोक्रेटिक कंट्री में आते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, और ऐसा बहुत सारा कंट्री है जो नॉन डेमोक्रेटिक है। लेकिन कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक पॉलिसी को मानते हैं, कौन सा कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है, यह आपको कैसे पता चलेगा? उसको जानने के लिए आपको वो कंट्री का कुछ फीचर्स के बारे में जानना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज या फिर फीचर्स, जो भी आप बोलो, अगर वो चीज हम जानेंगे कोई भी एक कंट्री का, तब जाके हमें पता चलेगा कि वो कंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन करता है कि नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बात है डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। सीधी बात, पॉलिटिकल लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। आपके बुक में जो दिया वो है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे रूलर्स लोग जीत के आते हैं, इलेक्शन जीत के आते हैं, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? लोकल पीपल, कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री, ऑर्डिनरी जनरल पीपल, हम लोग, आप लोग, सभी लोग, दोज हु आर 18 ईयर्स ओल्ड। इस कंडीशंस को फॉलो करना है, वो ही हम वोट करेंगे और वोट करने के बाद हमारा देश का लीडर्स को हम चुनेंगे। इसी जो सिस्टम्स हैं, वही सिस्टम्स को हम डेमोक्रेसी बोलेंगे। अगर हमारे इंडिया के बारे में बात करें, डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे इंडिया के बारे में बात करें तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इट्स ए बिग डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स ए वेरी गुड डेमोक्रेटिक सिस्टम्स इन आवर कंट्री। क्योंकि हम डेमोक्रेसी का प्रॉपर मीनिंग हमारे कंट्री में हम फॉलो करते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है, उसका जो प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा, उसका जो फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, वो हम एक एक करके आपके सामने अभी बोलने वाले हैं। और डेमोक्रेसी को तोड़ के ऐसा कुछ कंट्री है, डेमोक्रेसी को तोड़ दिया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले डेमोक्रेसी का प्रॉपर्टीज को जानने से भी पहले हम दो कंट्री का कुछ हिस्ट्री छोटा करके आपके सामने बोलेंगे। द पहला कंट्री जो होगा, द फर्स्ट कंट्री आई वांट्स टू एक्सप्लेन इन फ्रंट ऑफ यू, व्हिच इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में हमें थोड़ा जानना है। यह आपके बुक में भी दे दिया गया, एनसीईआरटी में भी दे दिया गया। देखिए, in Pakistan, General Parvez Musharraf led a military coup in October 1999। ये वाला पार्ट में पढ़ रहा हूं थोड़ा सा। In Pakistan, General Parvez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जनता द्वारा चुना गया एक गवर्नमेंट को, पारवेज मुशर्रफ नाम का, जनरल पारवेज मुशर्रफ नाम का एक आदमी ने 1999 में ओवरथ्रो करके खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषणा कर दिया। कितना बड़ा बात है भाई। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो टोटल पावर होते हैं वो लोगों के हाथ में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने क्या देखा? इन 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ
led a military coup in Pakistan and he overthrew a democratic government there from there and he declared himself as a chief executive of Pakistan. बहुत बड़ा बात है. Later he changed his designation to president और बाद में उन्होंने खुद का जो डेजिग्नेशन था वो चीफ एग्जीक्यूटिव उसको हटा के थोड़ा सा खुद को प्रमोशन करवा दिया और वो खुद को ही वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषणा कर दिया. बहुत बड़ी बात है. फिर 2002 में held a referendum in the country that granted him a 5 years extensions और खुद का सत्ता को ड्यूरेशन को टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए एक रेफरेंडम लाया जिसमें से खुद का सत्ता को मोर 5 इयर्स एक्सटेंशंस कर दिया. क्या ये डेमोक्रेटिक पॉलिसी है? जो बंदा आने के बाद मिलिट्री कॉप पैदा करते हैं, लोगों के ऊपर एक डर फैला देते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री को उखाड़ के फेंक के खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बोल देना और इसके बाद खुद को प्रेसिडेंट बोल देना, खुद का जो ड्यूरेशन उसको 5 साल तक इंक्रीज कर देना. देखिए ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान का हर एक लोग इस चीज को फॉलो कर रहा था, पाकिस्तान का हर एक चीज इन लोगों को मतलब शाबाशी दे रहा था, ऐसा नहीं था. देखिए आप जो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड. पाकिस्तानी मीडिया जो फिर ह्यूमन राइट्स वाले ऑर्गेनाइजेशन से ये सब लोग बोल रहे थे कि ये जो किया परवेज मुशर्रफ ने ये फ्रॉड था, ये एक फ्रॉड था. तो इसी जो फ्रॉड है इसी फ्रॉड को पाकिस्तान लोगों ने एक्सेप्ट, सब लोगों ने तो एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन क्या करें, जो बंदा जो मिलिट्री फोर्स को अप्लाई करने के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया जा सकता है, वहां पे कुछ भी हो सकता है. वो कंट्री के बारे में तो हम बोलेंगे ही नहीं. आपको इस बारे में पता चल ही गया होगा, न्यूज में हर टाइम वो कंट्री हर बार आते रहते हैं हमारे पास. तो बात है अगर हमारा इस चैप्टर का, तो हम बोलेंगे नो, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है. समटाइम्स वो लोगों ने मैनेज करके तो कुछ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉर्म करने का कोशिश किया, इनफैक्ट कर भी लिया, लेकिन बाद में उन लोगों का सत्ता को कोई भी दूसरा मिलिट्री कॉप आके इसको लेड कर दिया और टोटल चीज को खत्म कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, खुद को ही वो देश का शहंशाह बोलने लगा. दैट्स द थिंग ओनली जो आपने यहां पे ऑलरेडी पढ़ लिया. पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स have some powers, but the final power rested with military officers and General Musharraf himself. पाकिस्तान में कुछ इलेक्शंस तो होने का चांसेस है, इलेक्शंस कर भी दिया गया, लेकिन उसका जो मेन पावर है, उसका जो मेन सत्ता है, वो मेन पावर परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही रहा. तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बड़ा प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता. तो इस कहानी से हमें पता लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से लोगों का बात को करके दबा के कुछ इलेक्शंस हुआ, लेकिन इसके बाद भी पूरा जो पावर है वो किसी एक आदमी के हाथ में ही रहा. मतलब विदाउट हिज एग्रीमेंट पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा, विदाउट हिज साइट पाकिस्तान में कोई भी चीजें एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ये कैसा डेमोक्रेसी हुआ? लीडर्स तो ऐसा चुनना चाहिए जो जनता से इलेक्टेड होकर आया, एकदम फेयर वे से, जनता से फेयर वे से इलेक्टेड होकर आना और जनता के लिए काम करना. क्योंकि हम तो देश का हर एक लोग तो सत्ता में नहीं आ सकते. वी डोंट हैव प्रॉपर टाइम इन आवर हैंड. हमारे हाथ में तो इतना टाइम है नहीं कि हम लीडरशिप दे दें पूरा कंट्री को, लेकिन किसी ना किसी को तो सत्ता संभालना है. We are supporting those people only those who are really a great mentality, those who are really a great personality, जिनको लगता है कि वो हमारे लिए काम करेगा. लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था. तो इसी फॉर्मेशन से, इसी स्टोरी से हमारा डेमोक्रेसी का पहला फीचर्स आएगा.
पहला फीचर्स क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, देखिए इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लेने वाला, फाइनल डिसीजन लेने वाला जो होगा वो जनता द्वारा चुना गया इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही होगा। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अभी सेकेंड कुछ बात जब हम बोलेंगे, अभी आपके सामने एक छोटा स्टोरी होगा चाइना का, देख लीजिए। जो चाइना है, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। चाइना में रेगुलर इलेक्शन होता था। मैं एकदम फ्रॉम द पार्ट ऑफ द चाइना, elections are regularly held after 5 years for electing the country's parliament। कंट्री का पार्लियामेंट को चुनने के लिए हर 5 साल बाद वहां पे इलेक्शन होने का ये जो बात है वहां पे रखा गया। लेकिन वहां पे जो सिस्टम्स है, अच्छा पार्लियामेंट इलेक्शंस, इसका मतलब शायद चाइना में भी डेमोक्रेसी वो लोग शायद मेंटेन किया होगा। चाइना इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक कंट्री। देखो बात देख, इसके बाद आंसर दे देना। इलेक्शन होना इसका मतलब ही जो डेमोक्रेटिक हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, नॉट लाइक दैट। सुनिए इसके क्या है। चाइना में जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है क्वांगो रेनमिन दाइबाओ दाहुई, यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस। पार्लियामेंट का वहां पर नाम थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा इसका साउंड प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से कर लेना, स्पेलिंग ठीक ठाक करके होना चाहिए। The National People Congress, I mean to say the Parliament of China, has the powers to appoint president of the country। वो पार्लियामेंट के हाथों में एनॉर्मस पावर है देश का लोगों को चुनने के लिए। वो पार्लियामेंट, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर, मतलब वो जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट के पास वो पावर है, क्या पावर है? टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री का प्रेसिडेंट को चुनने का, अपॉइंट करने का। It has nearly 3000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party। बात सुन लीजिए, बात यहां तक सुनने से आपको पता लग जाएगा कि क्या है वहां पे। वो प्रेसिडेंट को चुनने के लिए चाइना में, पूरा चाइना से ओवरऑल, पूरा मतलब हर एक जगह से 3000 मेंबर्स इलेक्ट किया जाता है। 3000 मेंबर्स। but all the members, before contesting elections, all the members, all the candidates needs the approval of the Chinese Communist Party। ये 3000 people जो आएगा, इलेक्टेड होके आएगा, 3000 पीपल जो इलेक्टेड होके आएगा, मतलब इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स होगा, ऑल कैंडिडेट्स शुड बी अपॉइंटेड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ये बात तुम डायरेक्टली बोल सकते हो। मतलब है अगर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कोई भी एक कैंडिडेट को अप्रूवल नहीं दिया तो वो बंदा इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां का सबसे बड़ा पावर लेके बैठा हुआ है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हैज द एनॉर्मस पावर। जो 3000 कैंडिडेट्स अलग अलग कोने से आते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शंस के पार्टिसिपेट्स बनने के लिए, वो हर एक 3000 कैंडिडेट्स को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अप्रूव्ड मिलना चाहिए। आप बताओ, क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो बंदा को अप्रूव करेगा जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट में है? क्या मैं चाहूंगा कि मेरे अगेंस्ट में जो है वो ही सत्ता में आ जाए? कभी नहीं ना। तो इसीलिए ऐसा कोई नहीं चाहेगा। इसीलिए वहां पे इलेक्शंस तो होता है, लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कैंडिडेट्स होगा, हर एक कैंडिडेट्स
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अप्रूव्ड होके आना पड़ेगा, ऐसा वहां पे रूल है। तो कोई भी एक पार्टी पूरा कंट्री को चला रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। तो वहां पे भी पूरा पूरी डेमोक्रेटिक कंट्री हम नहीं बोल सकते। दे आर नॉट मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी पॉलिसी इन चाइना, क्योंकि हर एक कैंडिडेट जो आएगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, दे शुड बी अप्रूव्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, व्हिच इज क्लियरली प्रूव दैट चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। चाहे वो लोग कितना ही बोले वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। अभी मैं आपको दूसरा और एक कहानी बताऊंगा जो है मैक्सिको का। देखिए भाई, ये बहुत ही सुंदर कहानी है, छोटा सा कहानी है, मैं बता के दे रहा हूं आपको एक स्टेप बाय स्टेप। एक बार जान की जाइए, इस चैप्टर ही खत्म हो रहा है। मैं जो बोला उसके मतलब आगे का खत्म हुआ, पीछे पीछे जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आप लोगों को। लेकिन थोड़ा बहुत अगर नहीं बोलेंगे तो चैप्टर कैसे खत्म होगा भाई। पेशेंटली थोड़ा सा बैठना है और बात सुनना है, और कोई अलग वीडियो में जाने का कोई जरूरत होगा ही नहीं, आई प्रॉमिस यू। चलिए, छोटा सा और एक कहानी जिसका नाम है मैक्सिको। Since its independence in 1930, Mexico holds election after every 6 years to elect its president. The country has never been under a military or dictator's rule. अरे बहुत अच्छा बात है। मैक्सिको में since its independence in 1930, Mexico holds elections. अब मैक्सिको में इलेक्शन होता है 1930 के बाद से। 1930 से जो शुरू हुआ, मैक्सिको में इलेक्शन होता है। इलेक्शन होता है, अच्छा इलेक्शन होता है मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री होगा शायद। देखते हैं क्या है, देखते हैं ना पहले क्या है, फिर क्या है। देखो, इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। आफ्टर एवरी 6 ईयर मतलब हर 6 साल बाद इलेक्शन होता है, हर 6 साल बाद, मतलब एक ड्यूरेशन भी है। अच्छा बात है, तो शायद वहां पे डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। देखते हैं ना। द कंट्री हैज नेवर अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल ऑल्सो। अभी वहां पे मिलिट्री कॉप जैसे जिस तरीके से पाकिस्तान में था उस तरीके से नहीं है। वहां पे इलेक्शन होता है, इसलिए यानी कि पाकिस्तान से तो बेहतर है, लेकिन क्या ये डेमोक्रेटिक है? लेट्स सी। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज ओन्ड बाय अ पार्टी कॉल्ड पीआरआई। पीआरआई एक पार्टी का नाम है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। देखिए, पीआरआई और यहां पे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, उसका जो आपका एब्रिविएशन है उसके साथ उसका जो फुल नेम है थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन मैक्सिको का पार्टी है, उन लोगों का सोच है, आपको मेंटेन करके जाना है, पढ़ना है, पार्टी का नाम आपको सीख लेना है। मैक्सिको में जो पार्टी था वो उसका नाम है पीआरआई। पीआरआई जो है उसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। एब्रिविएशन जो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका फुल मीनिंग के साथ मैच नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है, ये मैक्सिको का बात है, आप पढ़ लेना। क्या बोला? Until 2000 every election was owned by this party, मतलब 2000 साल तक सिर्फ एक ही पार्टी, सिंस इंडिपेंडेंस ऑफ मैक्सिको, एक ही पार्टी वहां पे राज करके आ रहे हैं और हर एक इलेक्शन में वो ही जीत रहे हैं। अभी आपके मन में ऐसा होगा शायद पीआरआई बहुत प्यारा पार्टी होगा, सब लोग इसी पार्टी को प्यार करते हुए बार बार इलेक्शन जीता रहा होगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कंट्री में जो लीडर्स थे वो पहले तो लोगों का सेंटीमेंट को मैनेज करके पहले सत्ता में तो आ गया, लीडरशिप में तो आ गया, सरकार तो बना लिया, बाद में जाके शायद कुछ और डार्टी ट्रिक अपनाया होगा जिसके वजह से इतना ड्यूरेशन तक वो लोग एक ही पार्टी चले। अभी वो कंट्री डेमोक्रेसी मेंटेन करता है कि नहीं करता है, इस चीज को जानने के लिए आपको और थोड़ा सा आगे जाना जरूरी है। देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज्ड टू विन। ऐसा तो नहीं था कि पीआरआई के अगेंस्ट में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं था, ऑपोजिशन पार्टी वाज देयर, लेकिन दे नेवर विन मैनेज्ड टू विन। वो लोग जीतने का कोशिश तो किया, इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो किया, ऑपोजिशन पार्टी तो रहा वहां पे, लेकिन कभी भी ऑपोजिशन पार्टी जीत नहीं पाया। पीआरआई पार्टी हर बार जीत जाते थे। अभी वो लोग ऐसा क्या करते थे?
कितना प्यारा बन गया पार्टी। क्या करते थे, सुनिए। द PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ मेक्सिको was known to use many dirty tricks to win election। वो लोग बहुत डार्टी ट्रिक्स, गंदा तरीका अपनाते थे इलेक्शन को जीतने के लिए। कैसा गंदा तरीका अपनाते थे? All those who were employed in government offices had to attend its party meetings always, all the time। हर टाइम अगर पार्टी मीटिंग होगा, जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस था, हर एक ऑफिस का जो एम्प्लॉयज थे, जो काम करने वाला जो लोग थे, हर एक लोगों को मीटिंग में जाना बहुत ही जरूरी था। अभी ऑफिस में काम करने वाला आदमी अगर मीटिंग में जाएगा तो ऑफिस संभालेगा कौन? पार्टी का बात यह था, ऑफिस जैसे भी करके बाद में संभाल लेंगे, पहले मीटिंग में तो अटेंड करो, अदरवाइज शायद तुम्हारा नौकरी भी जा सकता है। ऐसे करके दबा के रखते थे लोगों को। तो देखिए कितना गंदा तरीका अपनाते थे PRI पार्टी। नाम तो PRI, जैसे कि प्यार मोहब्बत का बात चल रहा है, लेकिन बात काम क्या करते थे वो? यहां पे फोर्सफुली ऑल द एम्प्लॉइज इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। द फर्स्ट वन, ऐसे यहां से क्वेश्चन बनता है कि PRI पार्टी जो डार्टी ट्रिक्स अपनाते थे वो बताओ। नंबर 1 ऐसे ये बोल देना। नंबर 2 में देखो, टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज्ड टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। सोचिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये बात को गौर से सोचिए। अगर आपका जो PTM होता है तुम्हारे स्कूल में, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें पेरेंट्स गया, तुम्हारा वो क्या प्रोग्रेस हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है वो जानने के लिए, अगर वहां पे जाने के बाद स्कूल का टीचर्स आपका पेरेंट्स को फोर्स करेगा, इसी पार्टी को वोट दे देना, इसी पार्टी को वोट दे देना, क्या वो अच्छा लगेगा? क्या वो अच्छा तरीका है? Is it not a dirty tricks? स्कूल टीचर्स को फोर्स किया जाता था कि PTM में गार्जियन लोगों को, हम लोगों को वोट करने के लिए बोल दीजिए, PRI पार्टी को वोट करने के लिए बोल दीजिए, और टीचर्स लोग ऐसे काम करते थे। फिर देखिए और क्या क्या गंदा तरीका अपनाते थे वो लोग। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट टू क्रिटिसाइज। मीडिया जो थे वो PRI को क्रिटिसाइज अगर करेगा तो वो मीडिया को पूरा दबा दिया जाएगा। मीडिया को फोर्सफुली बोला जाता था कि आपको अगर बात करना है तो हमारे पक्ष में बात करना है, सर PRI के बारे में पॉजिटिवली बात करना है, कोई भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं सुनना है। PRI पार्टी मीडिया को ऐसा बोलते रहते थे। मतलब वो लोगों ने कुछ मोनोपोली सिस्टम्स मैनेज करके रखा था PRI ने, जो चीज पूरा गंदा तरीका है। ये भी तो सही नहीं है। ये आगे आगे जब आप पढ़ेंगे तो और भी आपको मजा आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या पढ़ा? यहां से हमें डेमोक्रेसी का और एक फीचर्स मिला। क्या है? A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। डेमोक्रेसी तो ऐसा होना चाहिए जहां पे बहुत सारा पार्टी रहेगा, जैसे कि हमारा इंडिया में, और वहां पे एक फेयर चांस रहे। आज के डेट में जो लीडर्स है, आज के टाइम पे जो पार्टी सत्ता में है, पावर में है, वो भी हार जाए, वो भी हारने का चांस हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर एक चीज पॉसिबल है। अगर एक कंट्री में एक सरकार 25 साल तक, 30 साल तक, 40 इयर्स, 50 इयर्स तक बने रहे, तो इसके मतलब है डेमोक्रेसी कितना तक रहेगा वो आपको पता है। मैंने ऑलरेडी मैंने यहां पे एक्सप्लेन करके रखा है। तो चलिए यहां पे नेक्स्ट जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो होगा आपके लिए 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। कुछ कंट्री के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, पाकिस्तान में कैसा है, परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, चाइना में क्या है, जैसे कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास पूरा पावर था, वो 3000 पीपल्स तो वोटिंग के लिए मतलब एज ए रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, बट ऑल द कैंडिडेट्स शुड अप्रूव बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मेक्सिको के बारे में मैंने बताया कि वहां पे जो पार्टी है उसका नाम है PRI, वो जीत के आए थे, जीत ऑपोजिशन थे, लेकिन दे नेवर विन मैनेज टू विन, क्योंकि PRI बहुत सारा डार्टी ट्रिक्स अपनाते थे। मैंने आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस।
ना अभी जो पॉइंट पे हम हैं वो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसमें भी आपको कुछ जानकारी मिलेगा। Until 2015 in Saudi Arabia, women did not have the right to vote। देखिए 2015 तक इन सऊदी अरेबिया वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। वुमेन को वोट का कोई भी राइट नहीं था, कोई भी अधिकार नहीं था। क्या वुमेन देश का इंसान नहीं है? क्या वुमेन इस देश का लोग नहीं है? क्या वुमेन को राइट नहीं है वोट देने का? वुमेन भी तो हमारे देश का, किसी भी देश का सिटीजन है। तो फिर until 2015 in Saudi Arabia women did not have the right to vote। 2015 से पहले तक वुमेन लोगों को कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं था सऊदी अरेबिया में। देखिए वो कंट्री तो बहुत सारा है, लेकिन कौन सा कंट्री डेमोक्रेटिक है कौन सा नहीं है, आपको फीचर्स पढ़ने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर देखिए एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे that people belonging to Russian minority and it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया में जो रूल्स चल रहा था वहां पे जो सिटीजनशिप थे, वहां का जो सिटीजन है वो तो वोट दे पाएगा, लेकिन वहां पे रहने वाला जो रशियन माइनॉरिटी है उन लोगों का जो राइट टू वोट था इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एस्टोनिया में रहने वाला जितना भी मतलब सिटीजन्स थे वहां का लोग तो वोट दे देगा, लेकिन एस्टोनिया में रहने वाला जो रशियन जो माइनॉरिटीज थे उन लोगों के लिए इट वाज वेरी टफ, इट वाज वेरी टफ। फिर देखो इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। बात क्या गया, मतलब फिजी जो है ये अलग एक कंट्री है, वहां पे दो तरह का इलेक्टोरल सिस्टम था। देयर वाज टू इलेक्टोरल सिस्टम। कैसा सिस्टम? एक तो था जो इंडिजिनस फिजी और दूसरा जो था वो इंडियन फिजी। वहां का जो इलेक्शंस है उनमें से दोनों का अलग अलग वैल्यू था। मतलब कोई इंडिजिनस फिजी अगर वोट देगा वो थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू देता था, और जो इंडियन फिजी वहां पे रहने वाला था उन लोगों का जो वोट जो अगर देंगे तो उसका वैल्यू कम होता था। तो इसीलिए वहां पे जो भी पार्टी रहेगा किसको ज्यादा वैल्यू देगा बताओ। मैं फिर से ये वाला पॉइंट मैं आपको और एक बार बताऊंगा। फिजी में इलेक्टोरल सिस्टम में हमें दो टाइप ऑफ सिस्टम देखने को मिला। कैसा? वोटिंग के टाइम पे वहां पे रहने वाला जो इंडिजिनस फिजी और इंडियन फिजी वहां पे रहते थे, उनमें से इंडियन फिजी अगर वोट देगा तो उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू इंडिजिनियस फिजी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगा किन किन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देगा ये बताइए। ऑब्वियसली इंडिजिनियस फिजी को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो वोटिंग के मामले में तुम्हारा वोट को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, बाकी और लोगों का लोग को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा। क्या ये सही है? कभी नहीं। It means that 1 person 1 vote 1 value should be there। हर एक लोगों का एक ही वोट और वो एक वोट का एक ही वैल्यू माना जाएगा हर एक स्तर पे। अगर ये बात हो गया तो हो गया पूरा डेमोक्रेसी। जो हमारे कंट्री में इंडिया में हम इसको एप्लीकेबल कर दिया और हम इसको मानते भी है। हमारे कंट्री में मुकेश अंबानी अगर वोट देगा वो भी एक ही वैल्यू माना जाता है। हमारे कंट्री में कोई भी इंटीरियर एरिया का कोई भी इलिटरेट पीपल एकदम अंदर का बात बोलने वाला अगर लोग भी वोट करेगा उसका भी एक ही वैल्यू माना जाएगा। तो यहां पे इस पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हमें और एक फीचर मिल जाता है जो डेमोक्रेसी रिलेटेड है। क्या है? In a democracy, each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। नेक्स्ट और एक पॉइंट पे हम आ जाएंगे, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। इस चीज को देखिए, यहां पे जिम्बाब्वे के बारे में बात किया गया और एक कंट्री के बारे में बात किया गया, जिम्बाब्वे।
जिम्बाब्वे attained independence from white minority rule in 1980. Since the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle, its leader रॉबर्ट मुगाबे, ये नाम आप सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, मजा होगा, थोड़ा सा पेशेंटली बैठना पड़ेगा, हो जाएगा, देख लीजिए। जिम्बाब्वे में, जो जिम्बाब्वे एक कंट्री है, उसमें व्हाइट्स लोग तो माइनॉरिटी तो थे, लेकिन वो लोगों ने जिम्बाब्वे को कब्जा करके रखा था। अभी जब 1980 में वहां पे रूल किया एक पार्टी जिसका नाम है ZANU-PF। अच्छा, ये कौन है मैं बताऊंगा आपको, और एक लाइन जाने दीजिए। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो, जिस तरीके से हमारे कंट्री में हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे नेशनल कांग्रेस ने बहुत स्ट्रगलिंग किया था, बहुत वहां पे उन लोगों का बहुत ही एफर्ट हम लोगों को देखने को मिला, उसी तरीके से जिम्बाब्वे में वो ZANU-PF जो पार्टी है, वो पार्टी का बहुत ही वहां पे बहुत ही रूल था। और ZANU-PF को लीड करने वाला जो लीडर थे, वो कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। जिस तरीके से हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस के दौरान, इंडिपेंडेंस के टाइम पे नेशनल कांग्रेस ने बहुत सारा एफर्ट लगाया था, बहुत कुछ किया, आज वो हमारे कंट्री में सत्ता में नहीं है, वो अलग बात होता है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आप आ तो सकते हैं, लेकिन आने के बाद अगर आपने कुछ चीजें किया, जनता आप लोगों को वोट अगर नहीं देगा तो आप हार जाओगे। शायद आप लोगों ने कुछ गलती किया होगा जो आप इस कंट्री में अभी नहीं रहा, वो गलती क्या है, वहां से लेसन लेके फिर से आइए, और आपको अगर आपने सही तरीके से कुछ बातें किया और जनता का प्यार अगर फिर से आपको मिला, आप फिर से आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। छोड़िए, ये तो अलग बात है। मैं था हमारा जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे में एक पार्टी ZANU-PF जिसका लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, उनके द्वारा वहां पे ZANU-PF पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था। दिस ZANU-PF party and its leader Robert Mugabe ruled the country since independence. इंडिपेंडेंस के बाद से ये रॉबर्ट मुगाबे का जो पार्टी था ZANU-PF, वो ही वो कंट्री में रूल करना शुरू किया। इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज ओन्ड बाय ZANU-PF। इलेक्शन रेगुलरली होता था और हर टाइम जीत जाते थे ZANU-PF। अरे ये तो अलग बात हो गया, ये तो अलग बात हो गया, वन पार्टी डोमिनेंस जैसा हो गया। वन पार्टी डोमिनेट हो रहा है तो या फिर वहां पे क्या होगा, शायद वो पार्टी को ज्यादा प्यार मिल रहा होगा कंट्री से, या फिर वहां पे भी फिर से कुछ वो लोग कुछ टारगेट ट्रिक अपना रहा होगा। जिस तरीके से PRI ने किया था, वो वहां पे कौन बताइए, मैक्सिको में, मैंने पढ़ा के आया अभी उसी तरीके से जिम्बाब्वे सिंस इंडिपेंडेंस से जितना मतलब इलेक्शन तो रेगुलर हो रहा था, लेकिन बार बार ZANU-PF पार्टी यानी कि रॉबर्ट मुगाबे का पार्टी जीत रहा था। अभी इसका फंडा हम तोड़ेंगे, देखिए क्या हुआ। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर बट आल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस। ही वाज अ वेरी पॉपुलर पर्सन, लेकिन कुछ अनफेयर ट्रिक वो अपनाते थे। क्या चीजें? ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable। देखो, मैं एकदम धीरे से आपके सामने प्रॉपर वे से जा रहा हूं, आपको थोड़ा टाइम में ले रहा हूं, लेकिन ये चीज एक बार समझ गया ना, आपको और कोई वीडियो में जाने का जरूरत होगा ही नहीं। क्या बोला देखो, ड्यूरिंग हिज टाइम, वो मुगाबे जब सत्ता में थे, वो सत्ता चलाते चलाते जब वो गवर्नमेंट में थे, वो गवर्नमेंट के दौरान वो सेवरल टाइम्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज किया, और जब जब उन्होंने चेंज किया, हर बार खुद को लेस अकाउंटेबल करता गया। वरना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस अकाउंटेबल? मैंने बोला कि उसका सत्ता संभालने के टाइम पे वो जो रॉबर्ट मुगाबे है, जिम्बाब्वे में बहुत बार उन्होंने जो सिस्टम से हर एक सिस्टम्स को चेंज करता गया। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president। प्रेसिडेंट का पावर को उसने बढ़ाया, क्योंकि वो प्रेसिडेंट था,
जब जब उन्होंने सेवरल टाइम्स उन्होंने चेंज किया, जब जब उन्होंने चेंज किया, तब तब चेंजिंग के दौरान खुद का जो पावर है वो थोड़ा सा इंक्रीज करता गया और लोगों के सामने लेस अकाउंटेबल हो गया। मींस लेस अकाउंटेबल मींस लेस आंसरेबल। आई मीन टू से, पहले तो लोग इसको पूछते थे कि ऐसा आपने क्यों किया, तो वो आंसरेबल था लोगों के पास। लेकिन जब जब धीरे धीरे वो इंक्रीज करता गया खुद के पावर को, और लोग इसके पास जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लोग क्वेश्चंस पूछ नहीं पा रहा था उससे, वो खुद को लेस अकाउंटेबल कर दिया। मतलब लोगों को बताने का कोई जरूरत ही वो महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि देश का लीडर तो मैं ही बन चुका हूं, इस देश का लीडर तो मैं ही बन चुका हूं, मैं क्यों लोगों को जाके जवाब दूं? कौन होते हैं ये लोग मुझे जवाब पूछने वाले? पहले पहले ऐसा नहीं था। जब कंट्री जब इंडिपेंडेंट के दौर में था, तो जानो पीएफ पार्टी रॉबर्ट मुगाबे का बहुत ही एफर्ट लगाया जिम्बाब्वे के लिए, इसलिए लोग उन्होंने चुना एज देयर लीडर। लेकिन बाद में वो पार्टी जो है धीरे धीरे सेवरल टाइम्स उनके सत्ता के दौरान खुद को देश का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो चेंज कर दिया और खुद को धीरे धीरे एज ए प्रेसिडेंट का पावर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और लोगों के पास लेस अकाउंटेबल हो गया। क्या लोग उसको रखेगा? बताओ, कितना भी पॉपुलर बन जाए, अगर हमारे लिए काम जब बंद कर देगा, लोग कितना टाइम वेट करेगा? एक ना एक दिन तो उसको जाने वाला है, एक ना एक दिन तो उसको विदाई होना चाहिए ना। तो देखिए यहां पे क्या लिखा, opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protests and demonstrations against the government were declared illegal. ये हर एक चीज वहां पे होने लगा। Televisions and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही दिखाओ, रूलिंग पार्टी का ही पॉजिटिव बातें बोलते रहो, लोगों के सामने ऐड देते रहो, अदर्स कोई चीजें नहीं चलेगा, ऐसा चल रहा था। There were independent newspaper, but the government harassed those journalists who went against it. वहां पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स तो थे, लेकिन ये रॉबर्ट मुगाबे का जो पार्टी है जानु पीएफ, वो गवर्नमेंट हैरेस्ट करता था वो जर्नलिस्ट को, जो जर्नलिस्ट जानु पीएफ के अगेंस्ट में जो जर्नलिस्ट बात करते थे, उन लोगों को हैरेस्ट होना पड़ता था। The government ignored some court judgment that went against it. कोर्ट कुछ जजमेंट किया, जुडिशियरी पार्ट ने कुछ बोला, उस चीज को भी गवर्नमेंट जो है ना वो नजरअंदाज करने लगा, इग्नोर करने लगा। एंड 2017 में क्या हुआ? जो होना था उसको उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने, उसका पार्टी नहीं चाहिए, जानु पीएफ को कैंसिल कर दिया, रिमूव आउट कर दिया पूरा। चलिए ऐसे करके आपने कुछ रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स के जो टॉपिक है वो आपने सीखा, आपने जाना। इसमें हमने जिम्बाब्वे के बारे में पढ़ लिया। तो यहां पे मैं आपको और एक दो बातें बोलना चाहूंगा। अगर सत्ता में रहना है, गवर्नमेंट को अगर सही तरीके से एक कंट्री में उसका पावर को आगे लेके जाना है, लोगों को एक साथ लेके अगर काम करना है, उसके लिए कुछ चीज का तो रिक्वायरमेंट है भाई। ऐसा क्या है? क्या पार्टी को ऐसा करना था? क्या और करना था? और कुछ करना था? क्या करना था मैं बता रहा हूं। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। पावर मिलने के बाद अगर लोगों का डिसरेस्पेक्ट करने लगेगा कोई भी लीडर्स, तो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शंस में वोट देने वाला लोग ही तो होते हैं। देखिए, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, बात एकदम परफेक्ट होना चाहिए। एवरीवन शुड इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, इन फ्रंट ऑफ लॉ सभी को इक्वलिटी मिलना चाहिए। देखो यहां पे इस पार्ट में आपको और एक डेमोक्रेसी का फीचर्स मिलता है, जो है a democratic government rules within limits set by constitutional law and citizen rights.
यहां पे आपने ये सब चीजें पढ़ लिया। अभी देखो, आपने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या चीज है, डेमोक्रेसी का क्या फीचर्स है, इस बारे में आपने जाना। यहां से क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आप यहां से इस पार्ट से आप बोलेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी का अगर आपको पूछा जाए कुछ फीचर्स बताओ, नंबर 1 में वो मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो टॉपिक है आपका बुक का, उनमें से आपको देना है इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फर्स्ट फीचर्स। सेकेंड फीचर्स होगा डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करेंटली इन पावर्स हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। थर्ड होगा इन ए डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। नेक्स्ट जो आपका डेमोक्रेसी का फीचर्स आप देंगे वो होगा ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। ऐसे करके आप इस चीज को कवर करेंगे। अभी आपका बुक का सिर्फ 2 ही पार्ट बचा हुआ है, छोटा छोटा पार्ट, बड़ा वाला मैंने कवर कर दिया। थोड़ा सा पेशेंसली बैठ के इस चैप्टर को 1 शॉट में कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। देखो, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए अगर बात करें ना, तो डेमोक्रेसी में बहुत सारा आर्गुमेंट भी है। मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। व्हाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में बहुत सारा आर्गुमेंट भी है कि डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी में तो ऐसा गलती होता है, डेमोक्रेसी में वो सब मेंटेन नहीं किया जाते, डेमोक्रेसी होने से हमारा ऐसा प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी होने से लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? What are the arguments of democracy? Let's discuss it. आपके according to NCERT, the first one, leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. बोला गया है डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं। आज एक लीडर है, कल ये पार्टी खत्म हो जाएगा, दूसरा एक पार्टी आ जाएगा, वो लीडर बनेगा। फिर परसों ये जो लीडर है नेक्स्ट इलेक्शन में ये हार जाएगा, कोई तीसरा आ जाएगा। अगर ऐसे करके होगा तो कोई भी गवर्नमेंट खुद का जो सोच है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। देखो, एक नया पार्टी जब गवर्नमेंट में आते हैं तो पुराना पार्टी ने जो भी गलतियां करके गया या फिर जो भी कुछ करके गया उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं। और 5 ईयर ड्यूरेशन में जब वो नया कुछ सीखने के बाद जब सामने आता है, कुछ नया कुछ करेगा, वही टाइम पे अगर वो पार्टी हार गया तो फिर कैसे डेवलप होगा ये भी बताइए। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, और ये चीज एक इंस्टेबिलिटी पैदा कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट्स है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। बोला गया डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में सिर्फ क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन है। आज वहां पे दंगा हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वहां पे कोई भी स्कोप नहीं है मोरालिटी का। किसी को ये मानना है तो ये भी एक आर्गुमेंट है। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेस। ये वाला पार्ट जो है ये बात सच है, बात सच है। क्या बोला गया? बोला गया कि डेमोक्रेसी में हमें बहुत सारा लोगों के साथ कोई भी एक विषय के ऊपर कंसल्ट करते हैं और इसके बाद ही वो चीज हम एप्लीकेबल करते हैं हमारे कंट्री में। मतलब डेमोक्रेसी में आप कोई भी आप एक चाहते हो कि ऐसा कुछ चीजें जो हमारे कंट्री में एक रूल लेके आ जाए, एक नया सा रूल्स और नया सा एक लॉ हम लगाएंगे हमारे कंट्री में जो अच्छा हो सकता है, एंटी करप्शन के ऊपर हो सकता है। तो ये भी चीज जो है ना लोगों के साथ कंसल्ट करके फिर देना है। सडनली कोई भी एक लीडर मन में कुछ आया और अप्लाई कर दिया तो ऑपोजिशन जो है ना वो लोग बोलेगा, अरे ये लीडर तो डेमोक्रेसी पॉलिसी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ये तो हम लोग कुछ पूछा ही नहीं, मन में जो है वो कर दिया। इसीलिए डेमोक्रेसी में सब लोगों के साथ कंसल्ट करने के बाद ही कुछ चीजें अप्लाई किया जाता है और इसके वजह से हर एक पॉलिसी में बहुत सोसाइटी में एक पॉलिसी आने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। फिर देखिए, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस।
ऐसा बहुत सारा लीडर होते हैं जो सडनली लीडरशिप में आ गया। इन लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों का इंटरेस्ट किस में ज्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट किस में कम है। वो लोग बिना पता करके, बिना जजमेंट के वो लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं तो सोसाइटी को खराब लग जाता है। ये हमारा सोसाइटी के लिए तो और भी खराब है। ऐसा कुछ लीडर्स होते हैं जो, ऐसा नहीं कि लीडर्स हो गया उसको हम सलाम करें। यस, लीडर्स, वो लीडर्स को हम सलाम करेंगे जो लीडर्स सोसाइटी का हर एक लोगों का सोच रखे। जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को और अच्छा करो, जो खराब लोग हैं, बुरे लोग हैं, इन लोगों को भी अच्छे मार्ग पे, उन लोगों का भी अच्छे जगह में उन लोगों को लेके आओ। आपका पॉलिसी ऐसा होना चाहिए, तभी जाके लीडर्स बन पाएंगे। तो सोसाइटी में ऐसा बहुत सारे लीडर्स हैं जो क्या करते हैं, नया नया लीडर होने के बाद लोगों का इंटरेस्ट उसको पता नहीं है, वो उसका जो सोच है वो अप्लाई कर देते हैं, जो क्या है ना, इट लीड्स द बैड डिसीजंस। इट्स रियली करेक्ट आर्गुमेंट्स, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट आर्गुमेंट्स, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड इन इलेक्टोरल कंपटीशन। यहां पे बोला गया कि डेमोक्रेसी में करप्शन होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक लीडर्स करप्टेड है, हर एक जगह में करप्शन देखने को मिलता है, लेकिन यस, इलेक्शन में क्या है ना, कभी कभी पार्टी जो है ना जीतने के लिए बहुत सारा पैसा बांटते रहते हैं, वहां पे करप्शन होने का बहुत चांसेस है। हम पैसा क्यों बांटेंगे? अगर लोग हमें, हमारा सोच को, हमारा काम को प्यार करेगा तो हमें पैसा देने का जरूरत नहीं है। अगर हम करप्ट है तो ही जाके हम पैसा बांटेंगे सोसाइटी में इलेक्शन में जीतने के लिए। तो ये सब चीज भी यहां पे आर्गुमेंट्स में आते हैं, आपको ये पढ़ना है। आर्गुमेंट्स इन डेमोक्रेसी, इस पार्ट में मैं एक छोटा सा स्टोरी में आपको बताऊंगा जो चाइना के रिलेटेड है। देखिए, चाइना's famine of 1958 to 1961 was the worst recorded famine in world history। चाइना में 1958 से लेकर 1961 में इतना भूखमरी में लोग मरने लगा कि जो दुनिया का बड़ा फेमिन का रिकॉर्ड में वो लोग आ गया। क्यों? क्योंकि नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। वो इंसिडेंट में 3 करोड़ के ऊपर लोग लगभग मर गया था। ड्यूरिंग दोज डेज, वो टाइम के दौरान इंडिया का जो इकोनॉमी थे, इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। इंडिया और वहां पे मतलब चाइना का जो इकोनॉमिक सिस्टम्स थे वो लगभग अलग थे। तो वो जो चीजें हैं, क्यों हमारे कंट्री में इतना ऐसा नहीं हुआ लेकिन चाइना में ऐसा फेमिन हो गया जो वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड, एक वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमिन इन द वर्ल्ड में आ गया। नियर अबाउट 3 करोड़ पीपल्स डाइड। इट वाज रियली ग्रेट, क्या बताऊं, एक बहुत ही गलत इंसिडेंट था वो टाइम पे, जो हर एक कंट्री के साथ हो सकता है जो डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं करेगा। हमारे कंट्री के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हम चाहते हैं आगे आगे और भी अच्छा करे, हमारा कंट्री डेवलप करे, तरक्की करे, हम लोग भी अच्छे रहे, सब लोग अच्छे रहे। चलिए, क्या बता ये, इसके बाद यहां पे हमने क्या, इस टोटल पार्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? कंक्लूजन। A democratic government is a better government because it is more accountable form of government। जितना भी गवर्नमेंट का फॉर्म है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोनार्किज्म, फिर वो जितना भी गवर्नमेंट है, हर एक गवर्नमेंट से बेहतर माना जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आंसरेबल ज्यादा है। हम इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमारे कंट्री में, हमारे देश में वर्तमान टाइम पे जैसे कि जो सरकार है उसके अगेंस्ट में भी कोई भी लोग बात कर सकता है। तो ये एक बेहतर फॉर्म है। देखिए, thus democracy improves the equality of decision making। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स, अभी जो हम यहां पे जो हम पढ़ेंगे ये चीज, डेमोक्रेसी व्हाई, क्यों चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म है। हम इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं अभी। क्यों चाहिए डेमोक्रेसी? A democracy government is better government because it is more accountable form of government। The second one, democracy improves the quality of decision making। डेमोक्रेसी में हर एक लोगों के साथ कंसल्ट करके कोई भी डिसीजन लिया जाते हैं, उसके वजह से डिसीजन लेने में थोड़ा सा डिले तो हो जाते हैं, लेकिन टाइम लेने के बाद जो डिसीजन में हम आ जाते हैं ना, वो एक प्रॉपर डिसीजन होते हैं। और इस प्रॉपर डिसीजन की वजह से
चाइना में फेमिन हुआ, हमारे कंट्री में नहीं। आगे आगे जब आगे जाएंगे, आप क्लास 10 में जाएंगे या फिर सिविक्स को लेके और भी आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी पता चल जाएगा। चाइना इज फॉलोइंग वन पार्टी सिस्टम्स, कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी वो लोग सिर्फ फॉलो करते हैं। वहां पे मोनोपोली जो चीजें होते हैं वही होता रहता है, लोगों का बात का इतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे कंट्री में हम लोगों का हर एक बात को ध्यान देने का कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो कंट्री है उसमें डिसीजन लेने में थोड़ा तो देर हो सकता है, बट डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विथ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। कोई भी एक मुद्दा को लेकर आपस में दो कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, 2 एग्जांपल देता हूं। श्रीलंका में जो तमिल स्पीकर्स थे और सिन्हाला स्पीकर्स थे, मतलब तमिल स्पीकिंग पीपल एंड सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, दोनों के बीच में वो लैंग्वेज को लेकर इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि वहां पे सिविल वॉर जैसा पोजीशन आ गया। अब आगे आगे क्लास 10 में जाके ये सब चीजें जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 लैंग्वेज को लेके 2 कम्युनिटी के बीच में इतना फाइटिंग्स। हमारे इंडिया में कितना सारा लैंग्वेज है बताइए। अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज से बात करते हैं। हमें यहां पे देखने को मिलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। छोटे छोटे बात पे कॉन्फ्लिक्ट होना, जहां पे डेमोक्रेसी सही तरीके से नहीं है वहां पे ये सब देखने को मिलता है। बांग्लादेश को देखिए, जो बांग्लादेश है वो वंस अपॉन अ टाइम इट वाज नॉट अ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश नहीं था, ये भी पाकिस्तान था। लेकिन वहां पे लैंग्वेज के लिए वहां पे कंट्री फॉर्म हो गया, अलग अलग फॉर्म हो गया। ये भी एक रीजन था बांग्लादेश बनने का, क्योंकि पाकिस्तान, वर्तमान टाइम का जो पाकिस्तान लोग थे वो लोग वहां पे जाके इन लोगों को उर्दू लैंग्वेज बोलने के लिए बहुत ही फोर्स किया था। एज दे स्पीक्स इन बंगाली, दे डिमांड दैट कि हमारे यहां पे हम रहेंगे, हम बंगाली से ही बात करेंगे, बांग्ला से बात करेंगे। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। धीरे धीरे वही बात को और बड़ा होते 1971 में ये वाला जो पाकिस्तान है वो ये वर्तमान बांग्लादेश के रूप में आ गया। वर्ल्ड मैप में एक नया कंट्री बन गया। ये छोटे छोटे मुद्दे लेकर कंट्री में विवाद हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग है तो छोटा मोटा प्रॉब्लम हर एक जगह में होता है। हम ये नहीं कहते कि हर एक जगह से सब जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो बेस्ट है, लेकिन हम ये कह सकते हैं जितना भी डेमोक्रेटिक पॉलिसी हमारे इंडिया में हुआ है हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, और यहां पे हम इस चीज को लेकर बहुत प्राउड भी फील करते हैं। फिर देखिए, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो सिटीजन है इन लोगों को भी, जो सिटीजन है हमारे देश में रहने वाला जो लोग है वो भी थोड़ा सा अलग फील करते हैं, एनहांस होते हैं। हमारा जो बातें हैं, हमारा जो ट्रेडिशंस है, हमारा जो कल्चर है, डेमोक्रेसी की वजह से हमारा हर एक चीज में इंप्रूवमेंट मिला। सो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। इस चीज के बारे में हम यहां पे जाना, सीखा, पढ़ा। तो डेमोक्रेसी कैनॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स, बट इट इज क्लियरली बेटर देन अदर ऑल्टरनेटिव दैट वी ऑलरेडी लर्न्ड। डेमोक्रेसी हर एक प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जितना भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अभी तक पढ़ के आया, चाइना में देखा फेमिन हो गया, चाइना का गवर्नमेंट के बारे में देख लिया, किस तरीके से प्रेसिडेंशिप इलेक्शन होता है अलग अलग कंट्री में हमने देख लिया, मैक्सिको के बारे में हमने पढ़ा, पाकिस्तान के बारे में हमने पढ़ा, जिम्बाब्वे के बारे में हमने पढ़ा, सऊदी अरबिया के बारे में हमने पढ़ा, बहुत सारा पार्ट हमने पढ़ के आया। तो हम ये बोलेंगे डेमोक्रेसी तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन जितना भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा उससे तो बेहतर है जो हम हमारे कंट्री में अप्लाई किया है। देखिए, कुछ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, और इसके बाद सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर में हमारा चैप्टर को, हमारा क्लास को हम यहां पे कंप्लीट करेंगे।
क्या है? इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, अ मेजोरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे हर एक लोग तो रूल नहीं कर सकता, हर एक पार्टी तो रूल नहीं कर सकता, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारा पार्टी रहते हैं, लेकिन हर एक पार्टी रूल नहीं करता। जो मेजोरिटी लेके आते हैं, मेजोर वोट लेके आते हैं, मेजोर सीट से जीत के आते हैं, वो लोग ही रूल कर पाते हैं। तो क्या है ना, इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, मेजोरिटी लोग भी डायरेक्ट रूल नहीं कर सकता। द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज सम रीजंस। मैं आपको बताऊंगा दिस बिकम्स नेसेसरी बिकॉज व्हाट। इससे पहले आप जानिए, जो मेजोरिटी पीपल है, सपोज मान लीजिए कोई भी एक पार्टी जीता, कोई भी एक पार्टी पॉलिटिकल कंपटीशन हुआ, उसमें वो जीता, और वो जो पार्टी जीतता है डेमोक्रेसी में, इलेक्टोरल कंपटीशन में जो जीतते हैं, वही पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करता है। क्या जितना भी लोग वो जीता हुआ पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्या हर एक लोग जाकर डिसीजन लेता है? नहीं। पॉलिटिकल पार्टी जो जीता इलेक्शंस में, वो जीतने वाला पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग, लेकिन हर एक लोग जाके डिसीजन नहीं लेता। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेजोरिटीज कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं, और वो ही लोग हमारा लीडर बनते हैं, और वो ही लोग हमारा इस कंट्री को रन करते हैं और हमारे लिए काम करता है। देखो, modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. पूरा इंडिया का एक पार्टी का लोग एक साथ में बैठ के एक डिसीजन लेगा, ये तो कभी होगा नहीं। तो फिर ये हर एक लोगों का, हर एक लोग वो पार्टी को कैसे मानेंगे? क्योंकि हमने ही कुछ लोगों को, हजारों लोगों में से, लाखों लोगों में से कोई एक दो लोगों को हमारा सीएम बना देते हैं, हमारा पीएम बना देते हैं, और वो ही बंदा हमारे पूरा कंट्री के लिए, हमारे पूरा स्टेट्स के लिए काम करता रहता है। हम सब लोग तो डिसीजन नहीं लेते, लेकिन जो डिसीजन लेने वाला बंदा है उसको हमने ही तो जीता के भेजा कि आप हमारी तरफ से डिसीजन ले लीजिए। क्यों हम नहीं लेंगे? वो अकेला बंदा क्यों लेगा? चलो जानते हैं। क्या बोला गया? इवन इफ दे कुड, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. लोगों में इतना टाइम कहां पे होता है हर एक लोगों के पास कि सोसाइटी के लिए काम करें, इसके लिए काम करें, उसके लिए काम करने वाला आदमी भी तो होना चाहिए, वो डिजायरेबल होना चाहिए, वो बंदा को ऐसा होना चाहिए कि हाँ स्किल भी तो होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं सीएम बन जाऊं, मैं पीएम बन जाऊं, अरे मुझ में स्किल होना चाहिए ना। हर एक लोग आगे जाएगा तो कैसे जाएगा? पॉलिटिकल डिसीजन थोड़ी ना सब लोग ले पाते हैं, उनके लिए स्किल जरूरी है, समय चाहिए, तजुर्बा चाहिए, बहुत टाइम से इसके साथ काम करते करते आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है, और वही एक्सपीरियंस आप लोगों को चाहिए। अभी हम में से सबको तो एक्सपीरियंस, इतना तजुर्बा नहीं होते हैं, तो जिन लोगों का होता है हम क्या करते हैं, उन लोगों को ही आगे भेजते जाइए। हमारा जो है, हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए काम करिए और आप चाहिए। इसी तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक चीज मेंटेन होता जाता है। पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमें तो ये पता लग गया, अलग अलग कंट्री में बहुत सारा इश्यूज हुआ है, हमने सीखा, देश को देखते हुए हमने सीखा, बुक्स को पढ़ते हुए, हमारे एल्डर्स से नॉलेज लेते हुए, टीचर्स से सीखते हुए, टोटल चीज को देखने के बाद हम ये डिसीजन में आ सकते हैं कि डिसीजन जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाकी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। दिस इज द चैप्टर, होता है यहाँ पे खत्म। आज का ये चैप्टर, आज का ये क्लास यहाँ पे खत्म होता है। पूरा चैप्टर मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्त के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।